करते हुए जो भूमि थी उसको सरकार की या देश की संपत्ति घोषित कर दिया गया। क्योंकि अप्रैल थीसिस की ये सोच या विचार जो लेनिन ने सामने रखे थे और सत्ता में आने के बाद उन्हें साकार करना उसकी प्राथमिकता थी और उसने उनको प्राथमिकता दी भी और आगे उसी के हिसाब से उन्होंने कार्य करना शुरू किया। क्योंकि अभी 2-3 लाइन जो मैंने पढ़ी है ये अप्रैल थीसिस के आधार पर ही चली है। आप सुनेंगे किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। शहरों में बोलसेविकों के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। जो किसान थे जिनके पास भूमि नहीं थी उनको आजादी दे दी गई। किस बात की कि अब वो सामंतों की भूमि पर कब्जा कर सके। और जो बड़े बड़े जिनके शहरों में बड़े बड़े आवास थे उनके छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया गया, टुकड़े कर दिए गए। उनके छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए ताकि बेघर या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए। उन्होंने अभिजात के वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों को इस्तेमाल पर रोक लगा दी और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दी बदल दी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड, ठीक, अब उन्होंने अपने जो नए सैनिक थे नए सैनिकों में परिवर्तन दिखाई दे उसके लिए पूरी एक ड्रेस में भी परिवर्तन कर दिया। इसके बाद 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। वहां के सैनिकों के लिए एक विशेष प्रकार की टोपी का चुनाव 1918 ईस्वी में होने वाली प्रतियोगिता में किया गया। बेटा आपके बुक में चित्र दिया गया है, ठीक, ये एक सैनिक या सैनिक अधिकारी है जो उस समय रूस की सेना में कार्य करता था। तो एक विशेष प्रकार की वेशभूषा वहां के सैनिक और सैनिक अधिकारियों को दी गई। साथ ही साथ सिर ढकने के लिए एक विशेष प्रकार की टोपी भी वहां के सैनिकों को दी गई थी और उसका चयन एक प्रतियोगिता में 1918 ईस्वी में किया गया था। तो ये जो टोपी आपको जो कैप नजर आ रहा है ये रूसी सैनिकों का है और जिसका चयन 1918 ईस्वी में किया गया था। अब आगे लेनिन ने क्या सोच रखी थी? लेनिन ने ये 3 विचार तो दिए थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, कम्युनिस्ट कर दिया जाए। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें अपने रेडिकल उद्देश्यों को प्राप्त करना है, अगर हमें अपने रेडिकल उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो इस दल का नाम भी परिवर्तित करना पड़ेगा। अब ये तीनों सोच तो पूरी कर दी। रूस को विश्व से अलग कर दिया, जमीन किसानों को वापस कर दी, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। अब बारी किसकी थी? अब बारी नाम परिवर्तन की थी। तो आप देखेंगे कि इसमें परिवर्तन किया या नहीं किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझेंगे मेरी बात को। कह रहे हैं कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। ठीक, वो सोच जो लेकर वो सत्ता में जनता के सामने आए थे उन्हीं सोच को पूरा करना शुरू कर दिया। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया गया। ठीक, अक्टूबर की क्रांति के बाद, और ये घटना अक्टूबर की क्रांति से पहले है, उन्होंने ये विचार रखा थे जनता के सामने, ये सोच रखे थे जिसको लेकर वो जनता के बीच में आए थे। और जनता ने जब क्रांति करके शासन की बात और बोल्शेविकों को सौंपी तो उसके बाद उन्होंने अपने इस विचारों को असली रूप देना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया। ठीक बेटा, आप ये भी याद रखेंगे कि बोल्शेविक दल का नाम ठीक किस क्रांति के बाद बदला गया, तो वो थी अक्टूबर की क्रांति।
और बदलने के बाद क्या नाम रखा गया? नाम रखा गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला और 1918 ईस्वी में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। ठीक, उसके बाद मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोग की असहमति के बावजूद अन्य जो राजनीतिक दल थे उनकी बिना इच्छा के बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क में जर्मनी से संधि कर ली। जर्मनी से एक संधि कर ली क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण राष्ट्र था जर्मनी। ठीक, तो रूस ने जर्मनी के साथ क्या कर ली? संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। ठीक, यानी अगले वर्षों में अखिल भारतीय कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस जो अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में भाग लेने के लिए एक अकेली पार्टी रह गई। कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया, कांग्रेस को देश की संसद का रूप दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। इस अक्टूबर की क्रांति के बाद रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। एक महत्वपूर्ण घटना आपको देखने को मिलती है अक्टूबर की क्रांति के बाद, जबकि दुनिया के अधिकांश जो राष्ट्र हैं उनमें एक से ज्यादा दलीय व्यवस्था है। अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत में तो बहुदलीय है, बहुत सारे दल क्या है, राजनीतिक दल इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। लेकिन अक्टूबर की क्रांति के बाद रूस में केवल एक ही दल रह गया था, वो था बोल्शेविक दल, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया था रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू और एनकेबीडी का नाम दिया गया था, यानी एक गुप्त व्यवस्था वहां पर चल रही थी जिसका समय समय पर नाम परिवर्तित कर दिया जाता था। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित किया जाता था। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। अब आपकी किताब में बेटा चित्र दिखाया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारे लोग कहीं खड़े नजर आ रहे हैं। तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि मॉस्को में मई दिवस पर प्रदर्शन। ये घटना 1918 की है और 1918 में मई दिवस में वहां पर कुछ लोगों ने वहां जो बोल्शेविक दल थी उसके विरोध में प्रदर्शन किया था। इसके बाद गृह युद्ध, ठीक, की घटना भी रूस की क्रांति में जुड़ती है। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश, पुनः बांटने का आदेश दे दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि जब वहां की सरकार ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया तो उसकी सेना में टूटना शुरू हो गया, उसकी सेना टूटने लगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों टूटने लगी? क्योंकि सेना से अधिकतर लोग ठीक ये सोचने लगे कि वो अपने घर जाकर क्या करेंगे, जमीन पर कुछ कार्य करेंगे। तो इसलिए जमीन प्राप्ति की लालसा लेकर वो लोग ठीक जो सैनिक थे सेना छोड़कर उस ओर या अपने गांव की ओर जाने लगे। यही आपको बताया गया है।
ज्यादातर सिपाही किसान थे। कौन थे? कौन से वर्ग से आते थे? किसान वर्ग से आते थे। उस समय रूस की सेना में अधिकतर जो सैनिक थे वो किसान वर्ग से थे। कौन से वर्ग से थे? किसान वर्ग से थे। और वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। अब उन्हें ये पता चला कि उन्हें वितरण हो रहा है, किसानों को, छोटे मजदूरों को भूमि सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो वो लोग सेना का कार्य छोड़कर अपने घर वापस जाना चाहते थे। इस पुनः वितरण की वजह से रूस की सेना में टूटन पैदा हो गई थी। आगे गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों, राजशाहियों के समर्थक ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। अब जो बोल्शेविक दल था वो इस बात को आगे बढ़ाना था। उसके अतिरिक्त जो उदारवादी या अन्य राजनीतिक दल थे वो बोल्शेविकों की इस सोच से ताल्लुक नहीं रखते